नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन and related concepts. तो इसमें मतलब चालू करते हैं। मान लिया कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए ऑफ कोर्स जीरो नहीं है, ए बी सी रियल कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी आर रियल, देन तो जो ग्राफ आएगा सबसे पहली बात वो पैराबोला आएगा, ठीक है। देन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी पैराबोला। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा देखो, अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को क्या क्या याद रखना पड़ेगा, तो अब हम पहले उसी को लिस्ट कर लेते हैं। नोट 1, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ 2 denotes value of y at x is equals to 2, ठीक है। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है कि y का वैल्यू क्या होगा जब x 2 के बराबर होगा फॉर दिस पैराबोला, ठीक है, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑन द ग्राफ ऑफ y is equals to fx, on the graph of y is equals to fx we will have a point 2, f2, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया x बराबर 2 लिया, तो जो y की वैल्यू आएगी उसको हम f2 से डिनोट करें। fx का मतलब क्या है कि हमने फंक्शन की वैल्यू को x बराबर 2 पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमें बार बार ना लिखना पड़े, तो उसको हमने एक टर्म एफ एक्स से डिनोट कर दिया। तो जहाँ पे भी एफ एक्स लिखा होगा उसका मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे यूज़ करें। एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू 2 रख दिया। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू 2 रखा तो आई विल गेट 4a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। तो जैसे अगर हम ग्राफिकली बात करें तो कुछ भी मान लिया ये ग्राफ है और यहाँ पे मान लिया x का वैल्यू मैंने 2 लिया, तो वर्टिकल लाइन खींचा तो ये एक पॉइंट मिला मेरे को a। इस पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा और y कोऑर्डिनेट f ऑफ 2 होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया समझने लायक, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट 2 में जैसे अगर एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, ठीक है, तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, x की जगह 2 रख दिया। तो जब इसमें x की जगह 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वजह से कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 4a प्लस 2b प्लस सी इज़ नथिंग बट अ वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू है, y की वैल्यू है। कहाँ पे वैल्यू है, जब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह हम 2 रखेंगे। तो मान लिया अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिखा है, मान लिया जो पैराबोला है जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। अब इसमें मैंने अगर x की जगह 2 रखा तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4, x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 पहले से था, तो 4 और 4 8 हो गया। तो बेसिकली एफ ऑफ 2 विल रिप्रेजेंट द नंबर 8 विच इज़ y कोऑर्डिनेट एट x इज इक्वल टू 2। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं x बराबर 2 पे y की वैल्यू 8 हो गया, ठीक है।
बट जो हमें इसमें समझने लायक चीज़ क्या है कि हमें उल्टा पढ़ना आना चाहिए कि अगर कहीं पे भी 4a + 2b + c ये लिखा हुआ है, देन आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार ये तो कुछ नहीं f(2) लिखा है। तो हम कैसे देखेंगे? देखो c का कोफिशिएंट 1 है, b और a के साथ जो नंबर लिखा है x और x², उसमें बेसिकली b वाले नंबर का स्क्वायर लिखा है a के साथ, और b के साथ जो सीधा सीधा लिखा है वो बेसिकली x की वैल्यू लिखी है। तो जैसे 4a + 2b + c में c का कोफिशिएंट 1 है, वेल एंड गुड। फिर b के साथ नंबर क्या है 2, तो उसका स्क्वायर लिखा है क्या a के साथ? आंसर इज हाँ। तो बस b के साथ जो नंबर है 2, वहीं पे मतलब वही x की वैल्यू हो गई, वहीं पे ये y का वैल्यू हो गया। तो b के साथ क्या लिखा है 2, तो मतलब ये f2 हो गया। तो अगर कहीं मान लिया ऐसे लिखा हो a - b + c, तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज नथिंग बट फंक्शन का वैल्यू एट x = -1। -1 कैसे सोचा हमने? c का कोफिशिएंट 1 है, b के साथ कितना आया -1, उसका स्क्वायर a के साथ है क्या? आंसर इज हाँ। तो ठीक है, बस b के साथ जो नंबर आया ये उसी का वैल्यू है f(-1), मतलब दिस इज y कोऑर्डिनेट एट x = -1। तो अगर ऐसे लिखा है 16a - 4b + c, तो ये क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन, c का कोफिशिएंट 1 है, हाँ। b के साथ जो आया -4, उसका स्क्वायर a के साथ है, आंसर इज हाँ। तो b के साथ जो आया ये उसी का माइनस हो गया f(-1). बस अब ये पढ़ना हमें आना चाहिए। अब मान लिया कहीं लिखा है a + 3b + 9c, तो ये क्या है? तो पहला क्वेश्चन, c का कोफिशिएंट 1 है क्या? आंसर इज नो। ठीक है, तो 1 बनाए। कैसे बनाया? 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने से ये ऐसे आ जाएगा a/9 + b/3 + c, ऐसे हो गया। अब c का कोफिशिएंट 1 है, हाँ। फिर b के साथ क्या लिखा है 1/3, उसका स्क्वायर a के साथ लिखा है क्या? फिर आंसर इज हाँ। तो 1/3 का स्क्वायर यहाँ 1/9 लिखा है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो बेसिकली क्या हो गया? f जो भी b के साथ लिखा है। तो b के साथ 1/3 लिखा है, तो ये f(3) हो गया। तो ये हो गया 9 टाइम्स f(1/3), ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, बस इसका यूज़ क्या है, मतलब क्या है, वो अभी हम आगे पढ़ाया जाएगा। अभी तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे लिखा है 4a + 2b + c। अब हम बोले कि 4a की जगह मान लिया 5a लिखा है, तो 5a + 2b + c लिखा है। तो ठीक है, वो ABC का कोई एक्सप्रेशन हो गया, दैट इज़ डायरेक्टली नॉट गिविंग मी एनी वैल्यू ऑफ f एट सम पॉइंट। ठीक है, वो डायरेक्टली किसी वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो नोट 2 हो गया। नोट 3, अगर कहीं पे भी मान लिया ऐसे लिखा है कि कुछ भी 9a - 3b + c इज़ ग्रेटर देन 0, ये ठीक है, इसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे? कहीं पे भी अगर ये लिखा है 9a - 3b + c ग्रेटर देन 0, तो आई विल से सबसे पहली बात तो ये क्या लिखा है? f(-3) लिखा है, ये ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या निकालेंगे? f(-3) ग्रेटर देन 0 है। उससे क्या पता लगा? f(-3) इज़ y का वैल्यू एट x = -3। ठीक है, तो अगर मैंने -3 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो उसने पैराबोला को जहाँ पे भी कट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज़ बेसिकली f(-3). तो अगर ये लिखा है ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे y का वैल्यू पॉजिटिव है। उसका मतलब क्या है कि x = -3 पे जो y का वैल्यू आ रहा है वो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तभी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एट x = -3 y इज पॉजिटिव, ये ठीक है। दैट मीन्स ग्राफ विल बी above x-axis for x = -3। x = -3 के लिए जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस से ऊपर होगा। बस इसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, अभी तो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टीच यू
कि इन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, ये हो गया नोट 3। अब आगे आते हैं नोट 4। मान लिया मेरे पास ऐसा एक डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये एक रूट हो गया मान लिया 1, ये दूसरा रूट हो गया 7। ठीक है, अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैंने बोला कि f ऑफ 0 क्या है, ये ठीक है, वैसे f ऑफ 0 क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c में अगर हम x के 0 रख दें तो केवल c बचेगा। ax² और bx वाला जो पार्ट है उसमें x को 0 रखने की वजह से गायब हो जाएगा, c बचेगा। तो c क्या है, f ऑफ 0 इज़ बेसिकली x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 बताओ कहाँ पे होगा। तो अगर ये 1 है तो 0 तो इससे पहले होगा। फिर यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन खींचा तो इसने जो ग्राफ पे ये जो पॉइंट आया ये मेरे को दिखाई दे रहा है x एक्सिस से ऊपर है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है यही x एक्सिस है। तो हमने क्या बोला कि 0 पे जो y का वैल्यू आएगा वो बेसिकली पॉजिटिव आएगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों आएगा ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पे मेरे को दिख रहा है कि पॉइंट ऊपर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 4a प्लस 2b प्लस c इज़ नेगेटिव, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4a प्लस 2b प्लस c को हम क्या पहचान सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट f ऑफ 2। f ऑफ 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि x बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो बेसिकली x एक्सिस से नीचे होगा। ठीक है, तो देख लो भाई 1 ये है, 7 ये है, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है ये ठीक है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि x एक्सिस से नीचे है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। नाउ आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। अब तुम समझ सकते हो कि 36a प्लस 6b प्लस c क्या होगा, नेगेटिव। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये तो f ऑफ 6 हो गया। तो 7 अगर यहाँ है तो 6 यहाँ पे होगा, तो f ऑफ 6 भी नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 81a प्लस 9b प्लस c, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ 9। तो 9 पे वैल्यू क्या है, अगर 7 यहाँ है तो 9 कहीं यहाँ पे होगा, तो इस 9 के करस्पॉन्डिंग तो ग्राफ ऊपर आएगा, तो f ऑफ 9 इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर मान लिया हम ऐसे लिख दें a माइनस 9b प्लस 81c। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ है तो वही, पहले तो हमने c का कोएफिशिएंट 1 बनाया, तो a के साथ तो आ जाएगा 1/81, b के साथ आ जाएगा माइनस 1/9। तो दिस इज नथिंग बट 81 कॉमन लेने के बाद, ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट 81 कॉमन लेने के बाद ऐसे आ जाएगा माइनस b/9 प्लस c। और ये एक्सप्रेशन इतनी देर से यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, इज़ नथिंग बट f ऑफ माइनस 1/9। अब माइनस 1/9 तो जो 0 से लेफ्ट पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा माइनस 1/9, उसके करस्पॉन्डिंग जो पैराबोला पे पॉइंट मिलेगा, नीचे तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो नीचे कहीं ग्राफ है ही नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग जो पैराबोला पे पॉइंट मिलेगा वो ऊपर मिलेगा। ऊपर मिलेगा तो ये बेसिकली क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है समझने वाला। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स a प्लस बी प्लस सी इस डायग्राम के हिसाब से 0 है, क्योंकि 1 इसका रूट बता रखा है। ऐसी 7 रूट है तो f ऑफ 7 0 होगा। f ऑफ 7 0 होने का मतलब क्या है, 49a प्लस 7b प्लस c 0 के बराबर होगा रूट होने की वजह से। तो दिस वी शुड बी एबल टू रीड और अंडरस्टैंड। ये देखिए कहीं पे ऐसे लिखा है तो आई शुड बी एबल टू रीड के लिखा क्या है मैथमेटिकली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब बात होगी साइन एक्सप्रेशन का क्या होगा। ठीक है, तो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 केसेस आ जाएंगे। केस 1, अगर d हुआ पॉजिटिव,
ठीक है, तो दैट वुड मीन डी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि रूट्स रियल हैं। रूट्स कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो रूट्स रियल होने का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब जो ग्राफ है उसमें ए के बारे में तो हमने कोई कमेंट नहीं किया है, तो वो पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है ऐसे करके, और पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये ठीक है, पैराबोला ऐसे डाउनवर्ड भी हो सकता है। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि रूट्स रियल हैं, मान लिया अल्फा बीटा, ये ठीक है, ये रूट्स हैं विच आर रियल, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वही रूट्स हैं अल्फा बीटा एक्स एक्सिस, ऐसे ये अल्फा एंड ये बीटा। नाउ आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस वाले ग्राफ में अगर मेरे से पूछा है ना कि वाई कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो इस वाले ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में अल्फा और बीटा के बीच में अगर मैंने कोई भी एक्स लिया, जैसे अल्फा और बीटा के बीच में मान लिया ये वाला एक्स लिया, ठीक है, इस पे जो एक्स की इस पे जो वाई की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी क्योंकि डायग्राम नीचे है, ये ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ नीचे, तो नीचे होने का मतलब क्या है कि वाई नेगेटिव है, वाई इज़ नथिंग बट एफ एक्स नेगेटिव है, ठीक है। बीटा के आगे हम कुछ भी ले लें, अल्फा से हम पहले कुछ भी ले लें, जो पॉइंट आएगा वो ऊपर आएगा तो एफ एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आ जाते हैं, अगर हमने अल्फा और बीटा के बीच में कुछ लिया, कोई भी एक्स लिया, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो इसमें तो अल्फा, पहले वाले ग्राफ में तो अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव आ रहा था, इसमें बीच में पॉजिटिव आएगा, तो जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर x अल्फ़ा और बीटा के बीच में है तो इस ग्राफ के लिए तो क्या होगा, f ऑफ x नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस। इस ग्राफ के लिए क्या होगा, मतलब जो दूसरा वाला ग्राफ है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ये ठीक है। अल्फा और बीटा, अगर हमने कोई भी एक्स लिया अल्फा और बीटा के बीच में, तो ये ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ तो नीचे है तो एफ एक्स नेगेटिव है, ये वाला ग्राफ ऊपर है तो इसलिए एफ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। फिर अगर हमने बाहर लिया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक यूनियन बीटा से इन्फिनिटी तक लिया, मतलब रूट्स के बाहर लिया, तो इसमें क्या है, रूट्स के बाहर अल्फा से पहले एंड बीटा के बाद में ग्राफ ऊपर है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा, इस वाले केस में रूट्स के अगर हम बाहर जाएंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अगर डी पॉजिटिव है, फर्स्ट केस हमने वो बनाया जिसमें डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, मान लिया वो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो फर्स्ट केस में जिसमें ए पॉजिटिव है, ठीक है, पैराबोला अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव है। दूसरा केस कौन सा है, जिसमें ए नेगेटिव है। तो जब ए पॉजिटिव होगा तब तो क्या होगा, रूट्स के बीच में, मतलब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ऐसी सोच लो कि पैराबोला अपवर्ड है और रूट से ऐसे जब पास करेगा तो रूट्स के बीच वाला जो पोर्शन होगा उसमें ग्राफ नीचे रहेगा, नीचे ऐसे, तो रूट्स के बीच में वैल्यू नेगेटिव रहेगा, दूसरे केस में रूट्स के बीच में वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब पैराबोला डाउनवर्ड तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। पैराबोला अपवर्ड में रूट्स के बाहर वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो दूसरे वाले केस में रूट्स के बाहर वैल्यू नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने ये बोला कि अल्फ़ा एंड, मतलब कुछ भी, K1 एंड K2 आर ऑफ सेम साइन, ये ठीक है। या फिर मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आइदर बोथ K1 एंड K2 आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये बोलना चाह रहे हैं कि K1 और K2 या तो दोनों ही पॉजिटिव होगा या दोनों ही नेगेटिव होगा,
इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय इसी चीज़ को हम मैथमेटिक्स में सिंपली ऐसे लिख सकते हैं K1 इंटू K2 ग्रेटर देन 0। तो ये जो इतना छोटा सा स्टेटमेंट आया K1 इंटू K2 ग्रेटर देन 0, इसने इफेक्टिवली वही काम किया जो इस सेंटेंस ने काम किया, ये ठीक है, या फिर जो इस सेंटेंस ने काम किया। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हमने एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, वही काम इसने इतनी छोटी सी लाइन में कर दिया कि K1 इंटू K2 पॉजिटिव है। यहीं से देख सकते हो कि अगर K1 इंटू K2 पॉजिटिव हैं तो ऑफकोर्स या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दिस। तो जैसे अभी हमारी बात क्या चल रही थी, हमारी बात ये चल रही थी कि इस पैराबोला के लिए y इज इक्वल टू ax² + bx + c के लिए अगर मैं ये पूछूं कि इसकी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम ऐसे आंसर बताएं कि अगर देखो a पॉजिटिव है तो फिर रूट्स के बीच में नेगेटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव है, एंड अगर a पॉजिटिव है तो रूट्स के बाहर पॉजिटिव है। ठीक है, एंड अगर a नेगेटिव है तो रूट्स के बाहर नेगेटिव है। इतना बोलने की बजाय, मतलब पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड को अलग अलग स्पेसिफाई करने की बजाय इन दोनों को हम जॉइंट तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है वो बताया जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे a(f(x) इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा। ठीक है, एक तो बस ये कंडीशन आ गई कि a(f(x) जो है वो नेगेटिव होगा रूट्स के बीच में। ठीक है, अब मेरे को पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस सेंटेंस में ऑलरेडी बोला गया अपने आप। क्योंकि a का दो ही केस होगा, या तो a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर a पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स a(f(x) को नेगेटिव होने के लिए f(x) को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मतलब रूट्स के बीच में f(x) नेगेटिव हो गया। कब? जब a पॉजिटिव है। अब a पॉजिटिव का मतलब क्या निकलता है कि पैराबोला अपवर्ड है, तो ये वाली चीज़ अपने आप कवर हो गई कि अगर a पॉजिटिव है तो f(x) नेगेटिव होगा, वो यहाँ से कवर हो गया। अब अगर a नेगेटिव हो जाए तो फिर f(x) को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो वो यहाँ से कवर हो गया कि अगर a नेगेटिव है तो ये f(x) पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। ये तो मतलब इन दोनों को, इसको एंड इसको कंबाइन करने का तरीका हो गया। अब नीचे वाले को कंबाइन करने का भी यही तरीका है कि a इंटू f(x) विल बी ग्रेटर देन 0, कहाँ पे? आउटसाइड द रूट, मतलब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -∞ से अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। तो आउटसाइड द रूट्स a(f(x) क्या है? पॉजिटिव। ऐसा लिखने से बेसिकली क्या हो गया, पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक साथ बोला गया। दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ कि a पॉजिटिव होगा तो f(x) को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो वो ये कवर हो गया पैराबोला अपवर्ड के लिए। a नेगेटिव होगा तो f(x) को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ कवर हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, f(x) का साइन, मतलब ये बताना कि y कहाँ पे पॉजिटिव है, y कहाँ पे नेगेटिव है, व्हेन d पॉजिटिव है। केस 1 हमने बनाया था कि अगर d पॉजिटिव है तो दो जगह कट करेगा, तब तो ये वाला केस हो गया। अब बाकी केसेस पे चलते हैं कि अगर d पॉजिटिव ना हो, तो अगर d पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा। केस 2, अगर d मान लिया नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब क्या है, नो रियल रूट, तो कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, तो ग्राफ क्या होगा, हमेशा ऊपर आएगा अगर a पॉजिटिव है। रूट का मतलब क्या है कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, रूट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। अब x एक्सिस को नहीं कट कर रहा तो हमेशा ऊपर है। या फिर क्या होगा कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो फिर वो हमेशा नीचे ही रहेगा, a नेगेटिव। ठीक है, फिर वही बात होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इस वाले केस में तो क्या होगा, f(x) लेस देन 0। इस वाले केस में क्या होगा कि f(x) ग्रेटर देन 0, और इन दोनों को मिला दें। मैं यहाँ पे हमने बेसिकली क्या बोला कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो f(x) इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो f(x) इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर वगैरह ना बोलना चाहें
मतलब विदाउट मेंशनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इफ़ आई वांट टू राइट मैथमेटिकल कंडीशन, तो हम क्या बोल सकते हैं एफ एक्स के साइन के बारे में कि ए एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, चाहे वो पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, बोथ आर टेकन केयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस 2। अब चलते हैं हम केस 3 की तरफ। डी हमारा पॉजिटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया, तो अब ऑफ कोर्स केस 3 क्या बचा है कि अगर हमारा डी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो दैट वुड मीन के रूट्स आर इक्वल। फिर 2 केसेस हो गए ये, और बेसिकली जो डी लेस देन 0 वाला केस है वो लगभग एक जैसा ही है। इसमें क्या होगा कि एक जगह पे बस टच करेगा, ठीक है, जो भी रिपीटेड रूट होगा अल्फ़ा, रूट्स आर इक्वल या रिपीटेड एक ही बात है, और या फिर ग्राफ ऐसे आएगा, तो विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या होगा, वापस ये ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। यहाँ पे क्या होगा कि एफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो कितना आ जाएगा, मतलब दोनों को पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम क्लब करने के लिए ए यूज़ करते हैं। ठीक है, वरना तो अभी हमें क्या बोलना पड़ेगा कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ए नेगेटिव है तो एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। यही सेम चीज़ हमने ऐसे लिख के बोल दिया कि ए एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ए इंटू एफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक साथ बोला गया। तो ये हमारे साइन की बात चल रही थी कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा, कहाँ साइन नेगेटिव आएगा। तो एक बार मैं दोबारा रिकैप कर दूं वापस। एफ एक्स मतलब वाई पैराबोला की बात चली है, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसकी पॉजिटिव नेगेटिव की बात चली है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरे को ये देखना है इसका ग्राफ कहाँ पे एक्स एक्सिस से ऊपर है, कहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे है, ये चीज़ देखनी है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आ गया कि अगर ऊपर नीचे देखना है कि पैराबोला एक्स एक्सिस से ऊपर कहाँ पे नीचे कहाँ पे, तो हमने 3 केसेस बनाए, जब d ग्रेटर देन 0 है, जब d लेस देन 0 है, जब d इक्वल्स टू 0 है। तो उसके करस्पॉन्डिंग वी कैन सी कि कहाँ पे ग्राफ ऊपर आ रहा है, कहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है। अभी तक यही हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन हम और कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर 1, इफ एफ एक्स चेंजेस इट्स साइन। ये ठीक है, अगर मान लिया एफ एक्स का साइन चेंज हो रहा है कि कहीं पॉजिटिव आ रहा है कहीं नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, कहीं ग्राफ ऊपर आ रहा होगा कहीं ग्राफ नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है और ग्राफ जो पैराबोला बनेगा वो कॉन्टीन्यूस है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा। ये ठीक, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो लगातार ग्राफ बन जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी है, ये ठीक है, एफ एक्स के लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स x बराबर 2 पे ग्राफ ऊपर होगा। फिर मैंने बोला कि 5 पे वैल्यू नेगेटिव है, तो x बराबर 5 पे ग्राफ नीचे होगा। तो अगर मैं x को 2 से लेके 5 तक ले जाऊं तो जो y का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएं
तो बीच में हमें 0 मिलेगा, एक्स एक्सिस मिलेगा, एक्स एक्सिस क्रॉस करना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो अगर हमने एक्स एक्सिस क्रॉस किया तो जिस पॉइंट पे क्रॉस किया वही रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा, इफ एफ एक्स चेंजेस इट्स साइन देन it will have real and distinct root। अब ये पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के लिए इट इज़ एप्लीकेबल, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। रूट्स तो उसका रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर 2, इसमें क्या है कि मान लिया इफ़ fx has values of opposite sign at x is equals to k1 and at x is equals to k2, then जो अभी हमने बोला कि k1 पे अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मान लिया फंक्शन का, तो ग्राफ ऊपर होगा। k2 पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो k2 पे ग्राफ नीचे होगा। तो k1 से k2 तक जाते समय बीच में उसको एक्स एक्सिस क्रॉस करनी पड़ेगी, तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आएगा। तो इफ़ एफ एक्स हैज़ वैल्यूज़ ऑफ ऑपोजिट साइन एट एक्स इज इक्वल्स टू k1 एट एक्स इज इक्वल्स टू k2, देन देयर विल बी एग्जैक्टली हाँ, एक मिनट, हाँ, देयर विल बी एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2। तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखना बहुत आसान है कि मान लिया यहाँ पे k1 पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई और यहाँ k2 पे वैल्यू नेगेटिव है। मतलब ये 2 पॉइंट मैंने बताए ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ कैसे भी जाए, देखो ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, तो भी बीच में एक रूट आ गया, या फिर और किसी स्टाइल से चला जाए, मतलब डाउनवर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो फिर ये वाला रूट आ गया। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ एफ एक्स हैज़ वैल्यूज़ ऑफ ऑपोजिट साइन एट k1 एंड एट k2, इतनी बड़ी लैंग्वेज को हम एक छोटे से स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते थे। मतलब ये 2 लाइन बोलने की बजाय आई कुड हैव सेड दैट इज़ इफ़ f of k1 into f of k2 is less than 0, then there exists exactly one root between k1 and k2। ठीक है, एक हम ये याद रखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लें कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज़ ए रूट बिटवीन 1 and 3। ठीक, कोई भी मतलब इवन पैराबोला नहीं भी हो तो भी, ये तो जनरल मैथमेटिक्स की बात चल रही है। अगर मैथमेटिक्स में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज़ ए रूट बिटवीन 2 and 4, कुछ भी कोई भी 2 नंबर बता दिए, तो सबसे पहले आई विल ट्राई दिस, मतलब व्हाट आई विल डू कि आई विल चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, देन आई विल चेक वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4। जो भी उसने बोला कि इन दोनों के बीच में एक रूट आएगा, तो उन्हीं दोनों पे चेक कर लिया। अगर वो वैल्यूज़ आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए,
एंड अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो पैराबोला है, पॉलिनॉमियल है, वो कॉन्टीन्यूस ही रहेगा, उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर 2 और 4 के बीच में एक रूट आ गया, पक्की सी बात है। तो ये हमने दिमाग में रखा कि सबसे पहले हम यही चीज़ ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ ट्राई करेंगे कि क्या मतलब, अगर उसने बोला कि दिस इक्वेशन हैज़ ए रूट बिटवीन 2 and 4, तो हो सकता है कि और किसी मेथड से प्रूव हो रहा हो। अगर मान लिया 2 पे हमने चेक किया और 4 पे हमने चेक किया, सेम वैल्यू आ जाए, मान लिया सेम साइन की वैल्यू आ जाए, दोनों जगह पॉजिटिव आ जाए, तो ये मेथड फेल हो गया। ये मेथड फेल हो गया, उसका ये मतलब नहीं कि 2 और 4 के बीच में रूट नहीं आ सकता, ये ठीक है, बट इस मेथड को प्रूव करके रूट नहीं आ सकता। एक बार फिर, अगर मेरे को ये प्रूव करना हो कि दिस इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन हैज़ ए रूट बिटवीन 2 and 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल ट्राई, आई विल फाइंड f of 2, f of 4, एंड अगर वो ऑपोजिट साइन का वैल्यूज़ आ गया, पहली कंडीशन तो ये कि ऑपोजिट साइन का आना चाहिए। दूसरा क्या है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बीच में ब्रेक आ जाए। देन हम ये बोल सकते हैं कि उसके बीच में एग्जैक्टली एक रूट आएगा। ठीक है, यही वाली चीज़ हमने अभी इस नोट में पढ़ा है, पॉइंट्स टू रिमेंबर 2 में। ठीक है, अब इसी में पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, जो हमने देखो कंडीशंस लिखी थी साइन के लिए, 3 थी, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0। तो इफ़ यू रिमेंबर, इसमें क्या था कि a एफ एक्स लेस देन 0 था बिटवीन द रूट्स, ये ठीक है, एंड a एफ एक्स ग्रेटर देन 0 था आउटसाइड द रूट्स। ये कंडीशन लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। d लेस देन 0 में क्या था, a एफ एक्स वॉज ग्रेटर देन 0, ये ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r, ये था। ठीक है, और तीसरे वाले पार्ट में क्या था, a एफ एक्स बस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एक जगह एफ एक्स की वैल्यू 0 भी हो रही थी तो उसकी वजह से इक्वल टू लगा दिया, जो भी रिपीटेड रूट था बस एक ही जगह वैल्यू 0 हो रही थी और कहीं नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, a एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r। तो अगर हम a एफ एक्स पे ध्यान दें, पहली बात तो हम a एफ एक्स क्यों लिखते हैं, सीधा एफ एक्स क्यों नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड मेरे को सेपरेटली ना बोलना पड़े, इसलिए हम a एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ a एफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ a एफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ a एफ एक्स पॉजिटिव हो सकता है, मतलब एक जगह 0 भी है बाकी जगह पॉजिटिव है, मतलब एक पॉइंट को छोड़ के यहाँ सब जगह पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ हमेशा ही पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे एक इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब आउटसाइड द रूट्स इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर हमसे नेगेटिव बोला जाए तो यहाँ a एफ एक्स नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव तो केवल एक ही जगह मिल रहा है, कब, जब d लेस देन 0 है। तो ये हमारे लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया याद रखने वाला कि a एफ एक्स पॉजिटिव तो खूब जगह मिल जाएगा, ये ठीक है, चाहे d पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, तीनों ही केसेस में a एफ एक्स। अच्छा, a एफ एक्स है क्या, a तो बेसिकली अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए हमने लगा रखा है ताकि कंडीशन ना बोलना पड़े, एफ एक्स मतलब फंक्शन की वैल्यू, तो a एफ एक्स में x की वैल्यू मैं अलग अलग रखूँगा तो आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़। तो a एफ एक्स जो पॉजिटिव है वो तो तीनों ही जगह पॉसिबल है, चाहे d लेस देन 0 हो, चाहे d इक्वल्स टू 0 हो, चाहे d ग्रेटर देन 0। बट a एफ एक्स नेगेटिव केवल एक ही जगह पॉसिबल है जब d पॉजिटिव है, और कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मेरे को कोई इस तरह का कंडीशन दे रखा हो कि मान लिया उसने बोला कि a एफ 4 इज़ नेगेटिव, a इंटू एफ ऑफ 4 इज़ नेगेटिव, तो a इंटू एफ ऑफ 4 देख के मेरे को क्या क्लिक करना चाहिए कि नेगेटिव तो केवल जब ही हो सकता है जब रूट्स एग्जिस्ट करें। तो अगर उसने बोला कि a एफ 4 नेगेटिव है तो हम उसको क्या बता सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि पक्की बात है कि रूट रियल होगा, एंड एफ ऑफ 4, a एफ ऑफ 4 बोला है नेगेटिव, तो अभी हमने यहाँ क्या लिख रखा है कि बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो 4 है वो रूट्स के बीच में है, मतलब एक रूट 4 से छोटा है, एक रूट 4 से बड़ा है। अब इससे हमारा ये रिज़ल्ट आ गया कि a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज़ पॉसिबल
इन ऑल 3 केसेस, ये ठीक है, बट ए एफ एक्स लेस देन 0 इज ओनली पॉसिबल इन फर्स्ट केस, दैट इज डी ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, हैंस ए एफ एक्स अगर लेस देन 0 है, दिस विल इम्प्लाइज कि रूट्स ऑटोमेटिकली आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अपने आप हो गया, ठीक है। और ए एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 कर दें तो उससे हम रूट्स पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते कि रूट्स क्या होगा, ठीक है। मतलब जैसा अभी मैंने बोला कि अगर कोई मेरे को आके ये बोले कि ए एफ 4 नेगेटिव है, तब तो हम उसको वापस क्या बता सकते हैं कि पक्की बात है कि रूट्स रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, एंड वन मोर थिंग कि जो 4 होगा वो रूट्स के बीच में होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हम बता सकते हैं। बट किसी ने आके मेरे को बोला कि ए एफ 2 पॉजिटिव है, ए इंटू एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो रूट्स पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। रूट्स रियल आ भी सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, नॉन रियल रूट भी आ सकते हैं, क्योंकि ए एफ 2 पॉजिटिव तो इन तीनों ही केसेस में हो सकता है, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन 1, अगर हमने बोला कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या सोचने की कोशिश करेंगे, इसको हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिसको हम कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ। तो उसमें मिलेगा कि इफ़ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका हमने कहा कि पैराबोला की बात चल रही, सच दैट एफ एक्स इज लेस देन 0। एफ एक्स लेस देन 0 मतलब ग्राफ नीचे है, जब तक उसने ये बोला। फिर उसके आगे पढ़ा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ग्राफ नीचे है, मतलब हमेशा ही ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो जो भी ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो एक्स एक्सिस के नीचे ही होना चाहिए। तो अब तो जो हमारा सिस्टमैटिक वे ऑफ एनालिसिस है, हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए, तो हम पहले तो केसेस अपने दिमाग में सोचेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड के, फिर उसके अंदर 3 केसेस सोचेंगे, डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मेरे को ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे चाहिए, तो देखो पैराबोला अपवर्ड कैसे भी बना लो, ये ठीक है, तीनों ही केसेस में ये ठीक है, तीनों ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही पैराबोला हमेशा नीचे तो नहीं आ पाएगा एक्स एक्सिस के। अच्छा, ये वाला पैराबोला अगर मैं बिल्कुल यहाँ ले जाके बना दूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ा कि पैराबोला इतना ही होता है। पैराबोला तो उसका मतलब क्या कि ये ऐसे जा रहेगा इन्फिनिटी तक, तो हम कितना भी नीचे ले आके बना लें, वो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा। उसका मतलब क्या है कि गिवन कंडीशन के हिसाब से पैराबोला अपवर्ड हो ही नहीं सकता, ये ठीक है। तो फिर हमने डाउनवर्ड का सोचा, फिर वही 3 कंडीशन, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 इसीलिए टच कर रहा है, या डी लेस देन 0 मतलब रूट ही नहीं आया। रूट नहीं आया तो एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए था। उसने बोला कि सच दैट एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, हमेशा ग्राफ नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये ग्राफ हमेशा नीचे तो नहीं है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि उसने बोला कि एफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि एफ एक्स 0 भी चल जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे नीचे कितना आ गया कि ये बस चलेगा। तो अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है।
तो कंडीशंस क्या क्या हो गई इस ग्राफ के लिए? एक तो ये पैराबोला डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 होना चाहिए, और ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो फिर d भी लेस देन 0 होना चाहिए, एंड d इज़ लेस देन 0। ये कंडीशन आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 says prove that for all lambda belonging to real minus 1 the equation x minus 1 x minus 7 plus lambda times x minus 2 और x plus 5 is equals to 0 will have distinct real roots। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसने क्या बोला कि लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की अलग अलग रियल वैल्यू रखूँ तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दोनों को ओपन कर दिया, यहाँ से पहले दो ब्रैकेट से भी एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट से भी एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उन दोनों को मिला दिया तो नेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसने क्या बोला कि लैम्डा की कोई वैल्यू रखो, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अलग अलग क्वाड्रेटिक आएगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये प्रूव करना है कि हर लैम्डा की वैल्यू के लिए हमेशा रूट रियल ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसने -1 के लिए मना क्यों किया है कि लैम्डा की वैल्यू, इसने कहा लैम्डा कुछ भी रखो बस -1 को छोड़ के। -1 इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें और लैम्डा की वैल्यू -1 रख दें तो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल होने से ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, तो बस ये क्वाड्रेटिक को बचाए रखने के लिए उसने लैम्डा इज इक्वल टू -1 हटा दिया, ठीक है। हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि लेट एफ एक्स बराबर यही वाला एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। हमें को ये प्रूव करना है कि लैम्डा की हर वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए -1 को छोड़ के इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो और फिर उसको दिखा दो कि लैम्डा उसमें चाहे कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दूसरा अपना स्मार्ट मेथड लेंगे। हमने क्या किया कि उसने बोला कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा इसके रियल रूट है, तो हमने लैम्डा को रिडंडेंट बना दिया, मतलब लैम्डा को पिक्चर से हटा दिया। कैसे हटा सकते हैं? लैम्डा के साथ ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 2 x प्लस 5, तो मतलब ये रूट हो गया 2 एंड -5। तो हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाली, कंसीडर इस f(x) की वैल्यू निकाली कहाँ पे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे, f(2) f(-5). तो उसमें क्या होगा कि जब x बराबर 2 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो लैम्डा पिक्चर में नहीं आएगा। ऐसे जब -5 रखेंगे तो दूसरे ब्रैकेट की वजह से 0 हो जाएगा, फिर लैम्डा पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। अब f(2) निकाला तो ये तो 0 हो ही गया, यहाँ से कितना जाएगा 2 - 1 1 और 2 - 7 कितना हो जाएगा -5 प्लस 0, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई -5। तो x बराबर 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है -5, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। फिर -5 निकाली हमने, -5 रखी तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा -5 - 1 -6 और -5 - 7 -12 प्लस 0, ये वैल्यू कितनी आ गई 72। जो वैल्यू -5 आई है उसमें 5 से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका है कि नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 2 पे और -5 पे ऑपोजिट साइन का वैल्यू आ रहा है, मतलब इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला कि f(2) इंटू f(-5) नेगेटिव आ गया,
तो दिस विल इम्प्लाई फंक्शन टेक्स वैल्यूज ऑफ ऑपोजिट साइन इन -5 से 2, hence there exists a root between -5 and 2। अब देखो क्वाड्रेटिक है रियल कोफिशिएंट्स वाला, ये ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक है वो रियल कोफिशिएंट्स है, इसमें सबको ओपन करने, तो अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं तो इमेजिनरी रूट पेयर में आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर एक रूट आ गया, देयर एग्जिस्ट ए रूट बिटवीन, रूट का मतलब क्या है, रियल रूट। अगर एक रूट रियल आ गया तो दूसरा भी पक्की बात है रियल आएगा, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज बोथ रूट्स आर रियल। बस हमें यही प्रूव करना था कि लैम्डा की वैल्यू, हर वैल्यू के लिए रूट से रियल आएगा, ठीक है। मेथड 2 मैंने बोला कि दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखो, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा पॉजिटिव आ जाएगा, वहाँ से ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, विच सेज इन विच ऑफ the followings the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, ये ठीक है, where a b c are real except 0। In which of the following the equation this will have real roots? फर्स्ट हो गया a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। सेकेंड हो गया 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन 0। थर्ड हो गया a इंटू ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। फोर्थ हो गया a इंटू 9a माइनस 3b प्लस सी लेस देन 0। फिफ्थ हो गया c इंटू a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। सिक्स्थ हो गया सेवन हो गया ए सी लेस देन 0। 8 हो गया बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। ठीक है, नाइन्थ हो गया टेंथ हो गया मान लिया ए प्लस 2b प्लस 4c अपॉन सी लेस देन 0। ये क्वेश्चन है, मतलब हमें क्या बताना है कि कुछ कंडीशंस लिखें, 10 पार्ट लिखें इस क्वेश्चन के। तो हर केस में मतलब बेसिकली ये 10 अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। तो फिर हर केस में मेरे को ये बताना है कि किस केस में पक्का रियल रूट्स होगा, ठीक है।
और एक एक कंडीशन को हमें चेक करना है। तो जैसे चालू करते हैं पहले कंडीशन से। पहले कंडीशन में इसने बोला कि a प्लस बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ेक्टिवली पहले केस में इसने क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एफ ऑफ वन ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वो ये बोला कि वन पे ग्राफ ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, वन पे वैल्यू पॉजिटिव है। अब वन पे ऊपर ग्राफ है, उससे हमें ये तो पता लगता ही नहीं कि रूट रियल होगा या नहीं होगा। अगर मान लिया पैराबोला अपवर्ड हो जाए, उसका तो ग्राफ हमेशा ही ऊपर रहेगा, तो वन पे ऊपर रहेगा। और पैराबोला अपवर्ड इस तरीके का ग्राफ बन जाए मान लिया, तो ये तो हमेशा ही ऊपर है, वन पे भी ऊपर है, तो रूट्स तो रियल होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते मतलब दिस इज़ नॉट आंसर। इसने बोला कि हमें आंसर कौन सा बताना है कि जो भी हमने ये केसेस लिखे हैं 10, उसमें से वो केस ढूंढना है जिसमें हमेशा रियल रूट ही आए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमेशा नहीं आएगा। अब दूसरे केस में आते हैं। दूसरे में मतलब पहले वाले केस का इफ़ेक्टिवली मतलब क्या था कि एफ ऑफ वन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ -2 नेगेटिव है, मतलब -2 पे ग्राफ नीचे है। अब -2 पे ग्राफ नीचे है, उससे कुछ भी पता नहीं लगता कि रियल रूट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, उससे नहीं पता लगता कि एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट अलग है, तो इससे नथिंग कैन बी सेड इन दिस केस ऑल्सो। थर्ड केस में क्या बोला, a इंटू एफ ऑफ -1 है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल ट्रांसलेशन क्या है, a इंटू एफ ऑफ -1 इज़ पॉजिटिव। तो देखो हमने ये बोला था कि a एफ एक्स जब नेगेटिव होता है तब तो डेफिनेटली रियल रूट आता है, बट a एफ एक्स पॉजिटिव तो सारे केस में पॉसिबल है। ठीक है, चाहे d ग्रेटर देन जीरो, चाहे d इक्वल्स टू जीरो, चाहे d लेस देन जीरो, तो उसका मतलब क्या कि दिस विल नॉट डू एज वेल। रूट रियल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। फिर उससे अगले वाला जो है ये, वो बोला कि a एफ ऑफ -3 नेगेटिव है। ठीक है, a इंटू एफ ऑफ -3 नेगेटिव है। तो a एफ एक्स नेगेटिव तो केवल रियल रूट के केस में ही आता है जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। तो इसमें पक्की बात है कि रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। सही है। सेवेंथ पार्ट में, सॉरी फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट में c इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखा है। तो a प्लस बी प्लस सी तो बेसिकली क्या है, एफ ऑफ वन, और c को हम बोल सकते हैं f0 लिखा है, ये लेस देन जीरो लिखा है। तो इसने क्या बोला कि f0 इंटू f1 लेस देन जीरो, मतलब कि जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू है एंड वन पे जो वैल्यू है वो ऑपोजिट साइन का है। तो ये तो हमने अभी एज ए रिज़ल्ट बोला था कि अगर जीरो और वन पे वैल्यू ऑपोजिट साइन का आ जाए तो जीरो और वन के बीच में पक्का एक रियल रूट आएगा, और एक रूट रियल हो गया तो दूसरा भी रियल अपने आप हो जाएगा। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या, इसके अलावा मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे। ये लिखा है एफ ऑफ वन, ये लिखा है एफ ऑफ -1। तो f1 इंटू एफ ऑफ -1 लेस देन जीरो। तो अगर एफ ऑफ मतलब वन पे और -1 पे ऑपोजिट साइन का वैल्यू है, तो ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो गया जो फिफ्थ पार्ट में था कि इन दोनों जगह पे अगर वैल्यू ऑपोजिट साइन का है तो उनके बीच में एग्जैक्टली एक रूट होगा। तो -1 और 1 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट है, तो एक रूट है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। एट्थ पार्ट क्या है, a इंटू सी इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो एट्थ पार्ट को अलग से लिख लेते हैं। a इंटू सी लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं a इंटू एफ जीरो लेस देन जीरो। तो अगर कहीं पे भी a एफ एक्स नेगेटिव आ जाए, a एफ एक्स पॉजिटिव तो हम लोगों के सारी केस में पॉसिबल है, बट अगर कहीं पे a एफ एक्स नेगेटिव आ जाए तो फिर रूट्स पक्का रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ये भी है
ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं रूट चेक करने के लिए रियल है या नहीं है, वो ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ac ही नेगेटिव हो जाए तो माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पक्की बात है कि पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो रूट से रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे बोलेंगे। ठीक है। 8th पार्ट में क्या है कि बी स्क्वायर इज लेस देन ac। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगेगा। 8th में उसने क्या बोला है, बी स्क्वायर इज लेस देन ac। ठीक है, तो इसको एक तरीका तो ये हो गया बोलने का कि 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4b स्क्वायर इज़ लेस देन 4ac। उसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया और माइनस 4ac इधर से ले आए, तो ये नेगेटिव होगा। अब देखो ये एंड ये दोनों मिलके नेगेटिव है। ठीक है, और पक्की बात है कि जो पहला टर्म है 3b स्क्वायर वो तो नेगेटिव होगा नहीं। अगर इन दोनों का सम नेगेटिव है तो कम से कम एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना, तभी तो सम नेगेटिव आ सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो जोड़ के तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डेफिनेट सी बात है कि इसी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, मतलब डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव है तो रूट्स रियल बचा ही नहीं, तो इसमें भी रूट्स रियल नहीं आएगा। ठीक है, 9th पार्ट जो है वो c a प्लस बी प्लस सी मतलब कितना हो गया, f0। x बराबर 0 रखोगे तो a और b वाला पार्ट तो ख़त्म ही हो जाएगा x की वजह से, c बचेगा। तो c तो हो गया f0 और a प्लस बी प्लस सी हो गया f1। तो 9th पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगा। ठीक है, 9th पार्ट में ऐसे लिखा है c इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो c इज़ नथिंग बट f0 और a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट f(1) ग्रेटर देन 0। तो f0 और f1 ग्रेटर देन 0 है, तो उसने इफेक्टिवली क्या बोला कि 0 और 1 पे सेम साइन का वैल्यू है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो 0 और 1 पे दोनों जगह ग्राफ मान लिया अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर है, तो अगर दोनों जगह ग्राफ ऊपर है तो रूट्स के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। रूट्स तो रियल ऐसे हो भी सकता है ये, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ मान लिया ऐसे बन जाए। तो अगर ग्राफ ऐसे बनना तो भी 0 और 1 पे वैल्यू सेम साइन का है, ग्राफ अगर ऐसे बना है तो भी सेम साइन का है। एक केस में रियल रूट आ रहा है, एक केस में रियल रूट नहीं आ रहा है, तो विद सर्टेनिटी तो कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ये भी आंसर है। आंसर तो मेरे को बेसिकली वो बताना है कि जहाँ पे पक्की बात है कि रूट रियल ही आए। ठीक है, अब 10th a प्लस 2b प्लस 4c। 10th पार्ट में कितना आ गया, a प्लस 2b प्लस 4c अपॉन c, ये आ गया लेस देन 0। तो न्यूमरेटर में से अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ऐसे आ जाएगा a/4 प्लस b/2 प्लस c बाई c लेस देन 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज़ नथिंग बट f ऑफ 1/2 और c इज़ नथिंग बट f ऑफ 0 इज़ लेस देन 0। तो अगर f ऑफ हाफ अपॉन f ऑफ 0 नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब भी ये होगा कि हाफ पे जो वैल्यू आ रहा है एंड जो 0 पे वैल्यू आ रहा है वो ऑपोजिट साइन का आ रहा है। ठीक है, और अगर ये ऑपोजिट साइन का आ रहा है तो दैट वुड मीन कि रूट्स रियल होगा। अगर ऑपोजिट साइन का वैल्यू आ गया तो इसका मतलब तो यही निकलेगा ना कि 0 और हाफ के बीच में एक रूट है, तो एक रूट रियल है। तो इसमें भी पक्की बात क्या है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। हाँ, ये हो गया। अब और आगे चलते हैं भाई।
तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लेट अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 and beta is the root of 5ax square minus bx minus c is equals to 0, then prove that the equation a by 2x square plus bx plus c is equals to 0 will have a real root between alpha and beta। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन कैसे बना रखा है उसने बोला कि पहले क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका रूट अल्फा है। फिर एक दूसरा क्वाड्रेटिक बनाया 5ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, उसका रूट हमने बीटा बता दिया। फिर उसने कि एक तीसरा इक्वेशन है उसका एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, ये ठीक है। एंड ये सब लिख लिया गिवन ए बी सी रियल हैं एंड 0 नहीं है। ठीक है, 0 तो हम ए की वजह से हटा रहे हैं, बेसिकली हम ये नहीं बोलना चाहते कि क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। किस इक्वेशन के रूट की बात करनी है, ये वाला a बाई 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी को हमने fx बोल दिया। लेट fx इज इक्वल टू a बाई 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ ये आ गया। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि इसका रूट एक आएगा अल्फ़ा और बीटा के बीच में, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा एंड एफ ऑफ बीटा ही कैलकुलेट कर लिया। तो एफ ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा ए बाई 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, एफ ऑफ बीटा आ जाएगा ए बाई 2 बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। ठीक है, तो हमने तो बोला था ना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर वो ये बोले कि प्रूव दैट इसका एक रूट 4 और 5 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 5 पे ही वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अल्फ़ा और बीटा के बारे में हमें क्या पता है, अल्फ़ा के बारे में पता है कि ये इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है, तो अब इसी को मैथमेटिकली लिख लिया। गिवन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी 0 है, क्योंकि जो पहली वाली इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट को अल्फ़ा बोल रखा है। एंड दूसरी वाली जो इक्वेशन थी, सही है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 5ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ये ठीक है, ये वाली, ये जो इक्वेशन, इसका रूट बीटा बोला है, तो बीटा इसमें सेटिस्फाई करे होगा, तो करा दिया हमने। तो एंड क्या दे रखा है, 5a बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी 0 होगा। तो देखो हमने क्या किया, बी अल्फ़ा प्लस सी यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, एंड ऐसे ही बी बीटा प्लस सी यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो बी अल्फ़ा प्लस सी कितना हो जाएगा, माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बाई 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर। बी बीटा प्लस सी अगर हमने यहाँ उठा के रखा तो आ जाएगा ए बाई 2 बीटा स्क्वायर, एंड बी बीटा प्लस सी कितना हो जाएगा, माइनस 5a बीटा स्क्वायर।
सॉरी माइनस नहीं प्लस का 5a बीटा स्क्वायर. सो दिस विल बी माइनस a बाई 2 अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 बाई 2 a बीटा स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया कि एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 11 बाई 4 ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आ गया. तो उसका मतलब क्या निकला कि ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया, इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव हो गया. तो अगर एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब तो ये निकला कि अल्फ़ा पे एंड बीटा पे ऑपोजिट साइन का वैल्यू आ गया. ठीक है, ऑपोजिट साइन का वैल्यू आ गया. तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में पक्की बात है कि एफ एक्स का एक रियल रूट आ जाएगी अगर ऑपोजिट साइन का वैल्यू आ गया. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज़ वैल्यूज ऑफ ऑपोजिट साइन. एफ एक्स हैज़ वैल्यूज ऑफ ऑपोजिट साइन एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड at x is equals to beta. This will imply fx is equals to 0 will have a real root between alpha and beta. बस यही प्रूव करना था, hence proof. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन. अगेन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू a minus 3x square plus 2a plus 1x plus a minus 5. Then find values of a if fx is greater than 0 for all x belonging to R. ये क्वेश्चन उसने के एक एफ एक्स डिफाइन कर दिया, a माइनस 3x स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. अच्छा, इसमें कहीं क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं किया है तो मेरे को दोनों तरफ से इसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर a मानिए 3 के बराबर हो जाए तब क्या होगा. ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, तब तो ये लीनियर बचेगा, तो उसको भी एनालिसिस करेंगे. और जब a 3 के बराबर नहीं होगा तो फिर पैराबोला बनेगा, उसको भी एनालिसिस करेंगे. तो दोनों तरफ से एनालिसिस होगा इसका. ठीक है, तो फिर करते हैं हम. अच्छा, पहले इसने बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर है. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R का मतलब कि हमेशा ऊपर है. ठीक है, तो सोल्यूशन इफ a is equals to 3 then एफ एक्स कितना हो जाएगा. अगर a का वैल्यू 3 रख दिया ये तो ख़त्म ही हो गया. ये 3 6 और 1 7 7x और ये 3 रख दिया तो ये हो गया -2. तो एफ एक्स बराबर ये आ गया. अगर इसके ग्राफ को बनाओगे तो वो ग्राफ तो ऐसे लाइन आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 2/7 ऐसे लाइन आ जाएगा. तो इस वाले केस में क्या एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है? ये ठीक है नहीं.
but in this case fx is not always पॉजिटिव। कैसे देखते हैं कि fx पॉजिटिव है या नहीं है? एक्स एक्सिस के ऊपर हमें ग्राफ चाहिए होता है, तो इस केस में क्या हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ आया? नहीं, लाइन तो ये नीचे भी जा रही है, तो उसका मतलब क्या है? रिजेक्टेड। बट इन दिस केस fx इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस ये सब कब उठा था? जब a की वैल्यू 3 थी। क्वेश्चन में उसने a की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो उसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 3 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये था हमारा केस 1, हैंस a इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू 3 एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब दूसरा केस बना दिया, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 3 देन, तो जो fx होगा वो पैराबोला होगा, देन fx विल बी पैराबोला। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि fx हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो अगर x एक्सिस से हमेशा ऊपर ग्राफ चाहिए तो वही 6 केसेस बना लो। मतलब बनाने का मतलब क्या कि लिटरली एक एक चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोच सकते हैं कि पैराबोला डाउनवर्ड है, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी इक्वल्स टू 0, तीनों केसेस बना के देखो, समझ में आ जाएगा कि नहीं काम चलेगा। फिर पैराबोला अपवर्ड है, तो पैराबोला अपवर्ड में केवल यही वाला केस चलेगा, ठीक है, तभी ग्राफ हमेशा ऊपर आएगा एक्स एक्सिस के। तो इसका कंडीशन क्या है? ए पॉजिटिव क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है, एंड डी नेगेटिव। अच्छा, कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए वो सबसे पहले ये लिखते हैं डी पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं, डी नेगेटिव पे भी आंसर आ सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में ना, वो तो डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, तो ए पॉजिटिव, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू इज़ बेसिकली ए माइनस 3, तो ए का पॉजिटिव मतलब ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और दैट विल मीन ए ग्रेटर देन 3, ये ठीक है। डी नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो भी देख लेते हैं। बी कितना लिखा है? 2a + 1, a माइनस 3, a माइनस 5, तो 2a + 1 b स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3 a + 5। लेट मी चेक, a माइनस 3 a माइनस 5 ही है। तो a माइनस 5 लेस देन 0। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल, 4a और ये कितना हो गया? प्लस का 32, तो हो गया 36a। कांस्टेंट ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस 60, तो माइनस 59 लेस देन 0। दैट विल गिव यू a लेस देन 59/36। अब a ग्रेटर देन 3 एंड a लेस देन ये, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों ही चीज़ होल्ड करनी चाहिए तभी ऐसा होगा। तो a ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, और 59/36 तो 2 से छोटा है। तो सेकेंड वाला कंडीशन बोला कि a इस नंबर से भी छोटा होना चाहिए, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि आंसर क्या हो गया? 5। और देयर इज़ नो सच एफ सच दैट ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो पाए। तो फाइनल आंसर यही हो गया बस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, सॉरी एक्स तो था ही नहीं, ए एग्जिस्ट
ये हमारा आंसर हो गया।